वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, उसके NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो अपने इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 58 तक की सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 36 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप लोग जाकर के सबसे पहले उसको देख लीजिए। जनरली क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 58 तक की जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इकबाल treated a lustrous divalent element M with sodium hydroxide. He observed the formations of bubble in reaction mixture. He made the same observation when this element was treated with hydrochloric acid. Suggest how can he identify the produced gas? Write the chemical equation for both the reaction. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा। क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को इतने पॉइंट में समझाया है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक M एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी क्या है बेटा, 2 है। अब ये जो हमारा एलिमेंट M है, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक ऐसी गैस को प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है। अगेन जब हम लोग इस मेटल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पे एक गैस प्रोड्यूस हो रही है जिसमें बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जब भी मेटल हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे बेटा कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियर पता चल गया कि हमारी जो गैस है वो क्या रही होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि हमें जो है ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड हुई है हम लोग इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे ये बता दूं। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने जब एक्टिविटी पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए हमारे इस बीकर में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके पास में कैंडल को लेकर के आएंगे तो ये क्या करेगी, पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि टू आइडेंटिफाई द प्रोड्यूस गैस बर्न द मैच स्टिक एंड ब्रिंग इट टू द टेस्ट ट्यूब। तो हम लोगों को अगर प्रोड्यूस्ड गैस को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माचिस को जलाएंगे और टेस्ट ट्यूब के पास लेकर के जाएंगे। अगर वहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारी गिवन गैस क्या हो जाएगी, आपकी हाइड्रोजन गैस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। अब देखिए जब भी हम लोग मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो देखिए पार्ट ए में क्या बोल रहा है कि विच मटेरियल विल बी यूज्ड एज एनोड एंड कैथोड फॉर रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर मेटल। अब क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हम लोग कौन से मटेरियल का यूज़ करेंगे सिल्वर मेटल की रिफाइनिंग के लिए, एनोड पर और कैथोड पर, बाय दिस प्रोसेस। बी पार्ट में बोल रहा है सजेस्ट ए सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट आल्सो। अब जो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे हमें वो इलेक्ट्रोलाइट भी बता दो, ठीक है। और सी पार्ट में क्या बोल रहा है, इन दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए हमारा देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो रही है, यहाँ पे देखिए हमारा एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें प्योर सिल्वर कहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग ए वाले पार्ट की बात करें कि ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जब हम लोग मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज़ करके, तो हमारा जो एनोड वाला मटेरियल होता है ये आपका क्या होता है बेटा, ये आपका इम्प्योर मेटल होता है।
ये आपका वो मेटल होता है जिसकी हम लोगों को प्यूरिफिकेशन करनी होती है। और कैथोड पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास प्योर मेटल होता है, ठीक। तो एनोड मटेरियल क्या होगा आपका, इम्प्योर मटेरियल से बना होगा, और कैथोड का जो मटेरियल होगा ये आपके प्योर मेटल से बना होगा। अब बी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट बताओ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है एक्चुअल में वो उस मेटल की क्या होती है, सॉल्यूशन होती है बेटा, उसकी क्या होती है, सॉल्ट सॉल्यूशन होती है। तो अगर हम लोग सिल्वर को क्या कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो हमारा सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है भाई, सिल्वर सल्फेट हो सकता है या सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा था कि हमको प्योर सिल्वर कहाँ मिलेगा। तो हमारा जो प्योर सिल्वर होगा बेटा, जो हमारा प्योर मेटल होगा, वो हमको कैथोड पे हमेशा ऑब्टेन होता है। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। वाई शुड द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स बी कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देम। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आखिर क्यों हम लोग जो है मेटल सल्फाइड्स को और कार्बोनेट्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं जब भी हम लोग जो है मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, प्योर मेटल का। तो देखिए अगर हम लोग इसके आंसर को बात करें बेटा, तो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि जो हमारे मेटल सल्फाइड्स होते हैं और उनके जो कार्बोनेट्स होते हैं, हम उनको इसलिए मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि मेटल ऑक्साइड से जो है हम लोग बड़े आसानी से क्या करते हैं, रिडक्शन मेथड का यूज़ करके या सिंपली उनको हीट करके अपने प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देम बिकॉज मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड ईजियर। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है कि जो हमारा प्योर मेटल है वो हम लोग उनके ऑक्साइड से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं देन इट्स सल्फाइड और कार्बोनेट और एज कंपेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट और। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड्स हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, बट व्हेन मेटल्स एक्सेप्ट मैंगनीज एंड मैग्नीशियम ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड, वाई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में जनरली हमसे ये बोल रहा है कि जब मेटल्स हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, लेकिन अगर हम लोग मैंगनीज और मैग्नीशियम को छोड़ दें तो बाकी जितने भी मेटल्स हमारे जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, हमको ये बता दो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ से अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है आपका, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब हमारा मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं तो हम लोग इसको वेरी वेरी डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, तब जा कर के जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन गैस होती है, जो भी आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है, ये उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो इट ऑक्सीडाइजेस द लिबरेटेड हाइड्रोजन इनटू वाटर। सो इसी वजह से आपका क्या होता है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है ये सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। इसी तरीके के क्वेश्चंस बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्टूडेंट्स अक्सर इन्हीं क्वेश्चंस को नहीं लगाते हैं और उसके बाद उनको जो है सब पता चलता है कि पेपर तो पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आ गया। तो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को लगा लोगे, मैं आप लोगों को एश्योर कर रहा हूँ कि बड़े आसानी से जो है आप लोग 95% मार्क्स ला सकते हो।
तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंपाउंड एक्स एंड एल्युमिनियम आर यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। अब ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जब मैंने चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से थर्माइट रिएक्शन पढ़ाई थी और मैंने बोला भी था कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपका आ गया। क्या बोल रहा है ए पार्ट में कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स। सबसे पहले हम लोगों को कंपाउंड एक्स बता दो कि कंपाउंड एक्स क्या रहा होगा, और फिर हमें बता दो कि ये रिएक्शन का नेम क्या होगा, और तीसरे पार्ट में हमें बता दो कि रिएक्शन क्या होगी। तो सिंपल सी बात है बेटा कि ये जो हमारी रिएक्शन है जिसका यूज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक में यूज़ कर रहे हैं। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में, जो लोग बुक रीडिंग करते हैं वहाँ पे बेटा ये लाइन में गिवन है। तो आपका कंपाउंड बेटा क्या रहा होगा, दैट इज Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड जब एल्युमिनियम के साथ आपका रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और आयरन यहाँ पे क्या कर जाता है, डिस्प्लेस कर जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये आपकी गिवन रिएक्शन होगी, और यहाँ पे आपका ह्यूज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये आपकी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। सो व्हेन ए मेटल एक्स इज हीटेड विद कोल्ड वाटर इट गिव्स ए बेसिक सॉल्ट वाई with molecular formula of XOH and molecular mass equals to 40 and liberates a gas Z which catches fire easily. Identify X, Y and Z and also write the reaction involved. तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पे आप लोग पहले क्वेश्चन को समझिए कि एक मेटल X है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट Y की फॉर्मेशन कर रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XOH है और मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40 है। और यहाँ पे क्या बन रही है बेटा, एक जेड गैस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, अब जरा आप पहले क्वेश्चन को देखो बेटा, ये जो सॉल्ट बन रहा है हमारा दैट इज XOH। तो देखिए हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन का मास आपका कितना होता है, 16 होता है। तो 16 + 17 हो गया। तो X का मास आपका कितना रहा होगा, 23, एंड 23 आपके सोडियम का मास होता है। तो मेटल X आपका क्या हो गया बेटा, सोडियम। अब सोडियम आपका बेटा जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना रहा है बेटा, एक सॉल्ट Y की फॉर्मेशन कर रहा है। क्या बना रहा है, सॉल्ट Y बना रहा है। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब यहाँ पे बेटा आपका जब मेटल X वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ, तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो हमारी जो गैस रही होगी जेड, ये हमारी जेड क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, जो बड़े आसानी से क्या करेगी बेटा, फायर को पकड़ लेगी, क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ये हीट के कांटेक्ट में आएगी तुरंत इसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा और ये आग को पकड़ लेगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। इसीलिए तो आजकल आपकी जो है हाइड्रोजन फ्यूल्ड कार्स चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं भाई। हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्स चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। अ नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स Y एंड Z। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक नॉन मेटल एक्स है जो 2 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज Y एंड Z। नाउ Y इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एंड Z इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब Y जो है आपका ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है और Z जो है आपका बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आइडेंटिफाई X, Y एंड Z। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप जो है X, Y और Z को बता दो बेटा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो नॉन मेटल हमारा क्या रहा होगा, कार्बन रहा होगा। भाई कार्बन जो है बेटा आपका ये डिफरेंट फॉर्म्स में नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन की एक फॉर्म होती है बेटा डायमंड, जो कि हार्डेस्ट होती है, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो Y हमारा क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। और कार्बन हमारा ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है,
ठीक है। अब ये ग्रेफाइट जो होता है बेटा, ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जेड आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रेफाइट। और डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों ही आपके क्या हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। तो आप लोग जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि कार्बन कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44 एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से रिएक्शन तो पूछ ही लेते हैं। वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एल्युमिनियम पाउडर इज हीटेड विद मैंगनीज ऑक्साइड। तो देखिए हम लोगों ने एल्युमिनियम के साथ मैंगनीज ऑक्साइड की रिएक्शन कराई, तो हमें मैंगनीज मिल गया और एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल गया, और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुई। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, इज एल्युमिनियम गेटिंग रिड्यूस्ड। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है इज मैंगनीज ऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो हमसे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से बेटा रिएक्शन को देखें, तो मैंगनीज ऑक्साइड आपका मैंगनीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन के एटम का डिलीशन हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बेटा, है रिडक्शन कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो देखिए आपका जो MnO2 है ये कहाँ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये तो आपका रिड्यूस्ड हो रहा है ना, इसमें तो रिडक्शन हो रहा है क्योंकि आपके ऑक्सीजन के एटम्स रिमूव हो रहे हैं। अगर हम लोग एल्युमिनियम की बात करें बेटा, तो एल्युमिनियम से क्या बन रहा है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के एटम्स ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इज एल्युमिनियम गेटिंग रिड्यूस्ड, तो नो, एल्युमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। एल्युमिनियम आपका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोल्डर एलॉय, विच प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर मेक्स इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें ये बता दो कि सोल्डर जो एलॉय है ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि सोल्डर एलॉय की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग के लिए सूटेबल बनाती है। तो देखिए अगर बेटा हम लोग सोल्डर एलॉय की बात करें, तो ये हमारा लेड और एल्युमिनियम का क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है, इस बार याद रखिएगा। साथ ही साथ बेटा अब इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, और जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स में इसको एज ए वेल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स वाई सोल्डर एलॉय इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है हर एक चीज़ डिटेल्ड में समझाते हुए चल रहा हूँ। आई होप आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ जो है अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे तरीके से खूब इसको शेयर कर देना। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है कि मेटल M विच इज़ यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन गिव्स एन ऑक्साइड B विच इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। आइडेंटिफाई A and B, राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड V विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझो, उसके बाद आप लोग आंसर को सॉल्व करो। भाई क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मेटल M है जो क्या कर रहा है बेटा, जो हमारा थर्माइट प्रोसेस में यूज़ किया जा रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि थर्माइट प्रोसेस क्या होती है भाई, फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और यहाँ पे आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। तो आपका मेटल M क्या रहा होगा, एल्युमिनियम रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो मेटल A जो है आपका, ये मेटल M या मेटल A जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन हो, ये आपका क्या है बेटा, एल्युमिनियम है। और B क्या है, ऑक्साइड B।
अब इस मेटल M का जब हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, भाई ये आपके क्वेश्चन में गिवन है बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हमें क्या मिल रहा है, एक ऑक्साइड भी मिल रहा है, दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर को शो करता है कि नहीं करता। तो देखिए बी आपका क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि इस एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर दो और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दो। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और यहाँ पे आपका वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जब एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, दैट इज NaAlO2, ठीक है। ये भी आपका क्या होता है, सॉल्ट होता है और यहाँ पे आपका वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए क्योंकि आपका जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड था, इस वजह से जो है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और आपके बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। अ मेटल दैट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर is obtained by heating its sulfide in the presence of air. Identify the metal and its ore and give the reaction involved. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक मेटल है जो आपका लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है रूम टेम्परेचर पे। तो कौन सा ऐसा मेटल है बेटा, आपका एक ही मेटल होता है जो आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज मरकरी। तो मरकरी इज द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हमारा मेटल क्या होगा, हमारा मेटल मरकरी रहा होगा। अब मरकरी का ओर क्या होता है बेटा, ओर ऑफ मरकरी इज सिन्नाबार, इसका ओर सिन्नाबार होता है। सो व्हेन वी हीट सिन्नाबार इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो देखिए सिन्नाबार हमारा क्या होता है, दैट इज मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। हमारा क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HgS, ये हमारा क्या है, सिन्नाबार, ठीक। जब हम लोग बेटा इसको जो है हीट करते हैं, क्योंकि ये सल्फाइड और है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया बेटा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल गया। नाउ इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम लोग अगेन हीट करेंगे बेटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज अगेन हीटेड एंड वी गेट द प्योर मरकरी मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। गिव द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन में बेटा क्या बोल रहा है कि हमको कुछ एलिमेंट्स गिवन है और हमको जो है इनके स्टेबल कंपाउंड्स के फॉर्मूला बनाने हैं। सिंपल सी बात है बेटा, ये बहुत इजी है। आप लोगों ने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो वहाँ पे आप लोगों ने केमिकल फॉर्मूले बनाए होंगे। चलो आकर के बना लेते हैं। भाई मैग्नीशियम जब आपका नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा बेटा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, 2 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, 3 है। तो इनमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Mg3N2। अब ठीक इसी तरीके से बेटा लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ये क्या बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज Li2O, ठीक। इसी तरीके से एल्युमिनियम जब आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, एल्युमिनियम क्लोराइड मिलेगा, दैट इज AlCl3। अब फोर्थ वाले कंपाउंड को अगर हम लोग देखें तो पोटेशियम जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए पोटेशियम की वैलेंसी 1 बेटा और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ये क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज K2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट हैपेंस व्हेन, पार्ट ए में क्या बोल रहा है कि क्या होगा जब जिंक कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो देखिए बेटा जिंक कार्बोनेट हमारा क्या है, क्योंकि हमारा कार्बोनेट का और है, तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे बेटा तो डायरेक्टली ये क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा और यहाँ पे हमारी
कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर जाएगी, लिबरेट कर जाएगी। अब इसी लैंग्वेज को, जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे करी है, इस लैंग्वेज को आपको बस यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अब बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि क्या होगा जब हमारा मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड को हम लोग हीट करेंगे। तो देखिए, जब हम लोग अपने कॉपर के ऑक्साइड को और कॉपर के सल्फाइड को हीट करते हैं बेटा, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, हमें प्योर कॉपर का मेटल मिल जाता है। ठीक है, सो व्हेन ए मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड इज हीटेड वी गेट द प्योर कॉपर मेटल। और ये वाली रिएक्शन आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। ए नॉन मेटल ए is an important constituent of our food and forms two oxide B and C. Oxide B is toxic whereas C causes global warming. तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक नॉन मेटल ए है जो कि हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारे फूड में पाया जाता है। अब इसके दो ऑक्साइड बनते हैं बेटा, एक बी बनता है और एक सी बनता है। बी जो है बेटा टॉक्सिक है, जहरीला है, ठीक, हार्मफुल है, और सी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमको ये बता दो, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि ए बी और सी क्या है। तो देखिए आपका जो ए है बेटा दैट इज कार्बन। अब आपका जो बी वाला ऑक्साइड है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका क्या रखता है, टॉक्सिक नेचर को रखता है। और आपका जो सी ऑक्साइड है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज ए बिलोंग। तो देखिए जब भी हमसे ग्रुप को चेक करने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,4। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग इसमें 10 ऐड कर देंगे। भाई देखिए आप लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे बेटा तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है भाई, ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, जब हम लोग एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को 10 ऐड करना पड़ता है। ठीक, तो इसीलिए आपका जो कार्बन है इसका ग्रुप कितना रहा होगा, ये 14 ग्रुप से आपका बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ मेटल्स दैट आर गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमें 2 ऐसे मेटल के नाम बता दो जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो। तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और 2 ऐसे मेटल्स के नाम बता दो जो आपके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो गए। तो देखिए मरकरी आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है बेटा, लेड आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएंगे। तो देखिए सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि बेटा मेटल्स आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं आपके जो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा और लेड आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। नेम 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड ऑल्सो नेम 2 मेटल्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 310 केल्विन। तो देखिए सिंपल सी बात है बेटा, मरकरी जो है आपका एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और ब्रोमीन हमारा बेटा एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो हमारे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमें ऐसे 2 मेटल्स के नाम बता दो जिनका मेल्टिंग पॉइंट 310 केल्विन से कम हो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, सीजियम और जो आपके गैलियम होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा ये 310 केल्विन से कम होता है। तो इसको आप लोग जो है अच्छे तरीके से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एन एलिमेंट ए रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए कंपाउंड वी विच इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग।
द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्साइड सी विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव्स बैक बी। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक एलिमेंट ए है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बी बना रहा है, जिस कंपाउंड का यूज़ हम लोग वाइट वॉशिंग में करते हैं। अब जैसे ही आपके दिमाग में आया तो आपको समझ में आ गया कि कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। तो देखिए ए आपका क्या हो गया भाई, ए आपका कैल्शियम हो गया। अब इसका जो ऑक्साइड है बेटा, भाई कंपाउंड बी आपका क्या है बेटा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? इसी का तो हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब अपन लोगों ने हीट किया तो हमको क्या मिल गया, ऑक्साइड सी मिल गया, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। हमको क्या मिल गया, कैल्शियम का ऑक्साइड मिल गया अगेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल गया, वाटर मिल गया। अब हमसे क्या बोल रहा था कि ए बी और सी बता दो। तो देखिए ए आपका क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, बी आपका क्या हो गया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और सी आपका क्या हो गया, दैट इज, क्योंकि हमारा ऑक्साइड है सी का, ठीक, तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आपको ए बी सी और डी को आइडेंटिफाई करना हो तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करोगे कि आखिर क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। और जब आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखोगे तो आपको यहीं से जो है आइडिया मिल जाएगा कि क्या हमसे पूछा जा रहा है, कौन सा एलिमेंट रहा होगा, और फिर धीरे धीरे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो बड़े आसानी से आप लोग जो है इस तरीके के क्वेश्चंस को भी फोड़ दोगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को इतने आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग जो है अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ो, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करो, देन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को लगाओ। उसके बाद आप जो है एग्जाम्पलर जब लगाओगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। एन एल्कली मेटल ए गिव्स ए कंपाउंड बी molecular mass of 40 on reacting with water. The compound B gives a soluble compound C on treatment with aluminum oxide. Identify A, B, C and give the reaction involved. तो देखिए अगेन वही क्वेश्चन बोल दिया इन्होंने कि एक मेटल ए है जिसको हमने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो हमको क्या मिल गया बेटा, एक कंपाउंड बी मिल गया जिसका मास क्या था, 40 था। अब एक अभी ऐसा सवाल आप लोगों ने जस्ट सॉल्व किया जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या था, 40 था, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा कि भाई सोडियम है। भाई सोडियम आपका बेटा जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 40 होता है, तो आपका मेटल ए क्या हो गया बेटा, सोडियम हो गया, और कंपाउंड बी आपका क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस कंपाउंड बी, ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इस कंपाउंड बी की रिएक्शन जब हम लोगों ने एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ कराई तो हमें कंपाउंड सी मिल गया। तो भाई देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो हमें क्या मिलता है, NaAlO2, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। मिलता है कि नहीं मिलता है? आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाली रिएक्शंस में इस पॉइंट को देखा होगा, इस रिएक्शन को देखा होगा। अब यहाँ पे रिएक्शंस तो हम लोगों ने करी दी सारी, तो ये आप लोग जो है रिएक्शंस को भी देख सकते हो, और मैंने क्वेश्चन आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि किस तरीके से आप लोगों को जो है अपने क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करना है। बहुत सारे बच्चों को आंसर तो पता होता है लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनको किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग जो है अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
दैट इज क्वेश्चन नंबर 55. गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम इट्स ओर बाई. ऑप्शन ए रोस्टिंग ऑफ जिंक ओर एंड ऑप्शन बी कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेटा हम लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को बताना है. तो पार्ट ए में हमको रोस्टिंग ऑफ जिंक ओर, हमें जिंक ओर की रोस्टिंग करनी है. तो अगर बेटा हम लोग रोस्टिंग करेंगे तो हमारे पास जिंक का कौन सा और होगा, जिंक का सल्फाइड वाला और होगा, दैट इज जिंक सल्फाइड. तो जिंक सल्फाइड बेटा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि रोस्टिंग कर रहे हैं बेटा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे कि नहीं करेंगे, और इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड हमारा रिलीज हो जाएगा. इसी तरीके से बी पार्ट में क्या बोल रहा था कि हमको कैल्सिनेशन करना है जिंक ओर का. तो जब हम लोग कैल्सिनेशन करेंगे तो हमारा जिंक का कौन सा और रहा होगा, दैट इज कार्बोनेट ओर. ये हमारा कार्बोनेट ओर होगा. तो जिंक कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे. तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर जाएगी, रिलीज कर जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56. ए मेटल एम डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए ब्लैक कलर प्रोडक्ट. आइडेंटिफाई एम एंड ब्लैक कलर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ एम विद ऑक्सीजन. तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि ये सारे आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं. यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लगेगा. एक मेटल एम है जो एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं कर रहा है. इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा मेटल एम है ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव रहा होगा, तभी तो नहीं भाई एसिड के साथ रिएक्ट कर पा रहा है. अब इस मेटल एम की जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये ब्लैक कलर के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है. तो आप लोगों के दिमाग में घूम गया होगा कि ब्लैक कलर का कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड भी तो था. भाई कॉपर हमारा क्या है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है. कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना दे रहा है, जो कि हमारा क्या है बेटा, ब्लैक कलर का कंपाउंड है. तो हमारा मेटल क्या होगा, हमारा मेटल हो जाएगा कॉपर, एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड. ठीक है, बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. ये हमारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा. इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर. तो हमारा कॉपर जो है बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, जो कि हमारे ब्लैक कलर का कंपाउंड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57. एन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड A2O3 which is acidic in nature. Identify A as metal और नॉन मेटल. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक एलिमेंट जो है एक ऑक्साइड को बना रहा है जो हमारे एसिडिक नेचर का है, जिसका नेचर कैसा है, एसिडिक है. तो हमें ये बता दो कि वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा. तो सिंपल सी बात है बेटा कि आपके नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. तो आपका एलिमेंट ए जो है ये क्या रहा होगा, नॉन मेटल रहा होगा. अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58. अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट. आफ्टर ए फ्यू डेज द आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव ए नंबर ऑफ होल्स इन इट. अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन को हम लोगों ने आयरन के पॉट पे रख दिया था. ठीक, कुछ दिनों बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जो आयरन पॉट था भाई, जो आयरन पॉट था हमारा, उसमें बहुत सारे होल्स हो गए. तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द रीज़न इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी, कि रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमें इसका रीज़न दो, और साथ ही साथ जो है हमें ये बता दो कि रिएक्शन यहाँ पे क्या हुई होगी. तो अगर हम लोग बेटा देखें तो देखिए आयरन
कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन करेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन हमारी ये इन्वॉल्व हुई होगी। ठीक है, सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन एंड फॉर्म्स फेरस सल्फेट। तो ये क्या बना लेगा, आपका फेरस सल्फेट बना लेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि ये जो आयरन पॉट था इसमें होल्स कैसे हो गए। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब यहाँ पे आपका फेरस सल्फेट बन जाएगा तो क्योंकि हम लोग जो है इसको नेचर में फ्रीली छोड़ दे रहे हैं, भाई ये नेचर में अपना फ्रीली पड़ा है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन या वाटर प्रेजेंट होगी उसके साथ रिएक्शन को शो करके रस्टिंग करने लगेगा। क्या करने लगेगा, रस्टिंग प्रोसेस को शो करेगा। उस रस्टिंग की वजह से क्या होगा कि जो हमारा आयरन का पॉट है उसमें होल्स हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है NCERT एग्जाम्पलर के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 58 तक की सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को जो है इन सभी आंसर्स के नोट्स की PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।